आप पाकिस्तान में 10 करोड़ के साथ 25 अरब रुपए का कारोबार कर रहे हैं। एक लोग सच नहीं बोलते या झूठ बहुत बोलते हैं। रिकॉर्ड भी सड़ गया, अदालत भी सड़ गई, वो नहीं सड़े। ये मुल्क दो चीजों में दुरुस्त हो जाता है, अपने आप को कानून के ताबे करना। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर साकिब बर्चीज। साकिब इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड। फ्यू पीपल जिसको जो है मैं इकोनॉमी के ऊपर जो है आई बिलीव दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रिप। ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट एज वेल एज कर आप वो भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं आजकल। साकिब इज राइटिंग इन द न्यूज़ डॉन एंड सम अदर newspapers as well. So we decided कि आजकल जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहा है बिजनेस और regarding real estate as well. So let's bring him on board and take his opinion कि जनाब कैसे चीज़ों को ये देख रहे हैं. What does the future hold for Pakistan? So Saqib, how are you? I'm fine, thank you. It's good to be here. Thank you so much, Captain साहब, to invite me here in your podcast. बड़ी खुशी हुई आपको देख के। साकिब भाई, पहले मुझे बात बताएं कि जो मार्केट जो है इस वक्त इज सफरिंग अ लॉट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आज भी मेरी बात हो रही थी द कपल ऑफ पीपल जो सऊदी अरब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी दे वर वेरी शेकी, राइट। और उनका सजेशन ये था कि जरा पता नहीं पाकिस्तान मार्केट में क्या होना है। आपको क्या नजर आ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक दिस इज सो मच लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? आई थिंक द जो मसाइल हैं पाकिस्तान के वो काफ़ी स्ट्रक्चरल किस्म के हैं। पिक्चर को आप जो है पूरे सिनारियो को पिछले 10 साल के या 5 साल के या 3 साल के टाइम स्पैन पे देखेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से नज़र आएंगी। पाकिस्तान में प्राइमरीली लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा रियल एस्टेट पे है। गवर्नमेंट की और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है कि लोगों को रियल एस्टेट से दूसरे सेक्टर की तरफ ले जाया जाए। अब उसके लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं दे आर नॉट इनकम्पैटिबल विद द लोकल मार्केट एंड द लोकल इन्वेस्टर। काफ़ी देर से ये लोग 3 अशरों से तकरीबन 3 दहाइयों से ये रियल एस्टेट के अंदर इंगेज हैं। आपको चाहिए कि इस मार्केट को फैसिलिटेट करें तो एक खौफ की फ़ज़ा है मार्केट में, एक गैर यकीनी सूरत हाल की फ़ज़ा है। इसको एड्रेस करना चाहिए, वरना पाकिस्तान की मार्केट के जो फंडामेंटल डायनामिक्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी दुरुस्त है, ग्रोथ भी अब पिकअप कर रही है। गवर्नमेंट के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट्स हैं आईएमएफ के साथ वो भी रेटिफाई हो रहे हैं। तो ऐसा कोई ख़ास नज़र नहीं आता कि लोगों का जो यकीन है, जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में अभी तक क्यों नहीं बढ़ रहा। अच्छा, आप नहीं समझते कि दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? बिकॉज होता ये है कि जी कि आई वाज जस्ट लुक बैक 5 साल पहले चले जाएं और आप देखें हर साल हमारी पॉलिसी जो है ना उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। गवर्नमेंट्स तो चेंज होती हैं और उनकी पॉलिसीज चेंज होती हैं, बट जनरली मुल्क जो है उनकी एक जो स्ट्रेटेजिक लेवल की पॉलिसी होती है वो सिमिलर चल रही होती है इन जनरल। हमारे यहाँ पर टैक्सेशन से लेके बिजनेसेस से लेके सेल्स टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, गाड़ियों पर टैक्स कमाना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, इंपोर्टेड गाड़ियाँ लानी है, नहीं लानी है। हमारे पास मुझे लगता है कि प्लान की कमी है। हम प्लान बनाते नहीं है या सिर्फ हम वक्त गुजारा कर रहे हैं। साल गुजार लो, 6 महीने गुजार लो और अब अगले 12 महीने कैसे गुजार रहे हैं। हमारे पास वो 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का कोई प्लान एग्जिस्ट। ये आपका बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। इसको समझने के लिए हमें दुबई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को और सऊदी अरेबिया को या इंडिया को देखना पड़ेगा। दुबई ने D33 अपना प्लान दिया 2004 या 3 में गालिबन, और वो प्लान अब आज फुलफिल हो चुका है 2033 से भी पहले। सऊदी अरेबिया ने अपना प्लान विजन 2030 दिया, जो कल की बात है 2016-17 के अंदर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वो प्लान 2024 में टारगेट से एक्सीड कर गया है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में ये बहस थी कि हमने नॉन ऑयल रेवेन्यू बजट जो है वो ऑयल रेवेन्यू से ज़्यादा करना है, तो इस टाइम 56% नॉन ऑयल रेवेन्यू है। फिर उनका कहना था कि हमने ख़वातीन को कौमी धारे में लेके आना है, जो 2-3% थी 30% तक, वो अब 35% हो चुका है। फिर उन्होंने टारगेट सेट किया था कि हमने रियल स्टेट में जो यंग बच्चे हैं उनको 60% ऑनरशिप देनी, तो वो भी अचीव की गई है। फिर उन्होंने कहा था कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100 अरब डॉलर लेके आनी है, जो कि अभी 35 अरब डॉलर पे है। जो साकिब भाई, ये समझाएगा कौन इनको? ये आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं? ये आई मीन यू बिलोंग टू सम पॉलिटिकल बैकग्राउंड एज वेल। समझाने की एक्चुअली बात है कैपेसिटी बिल्डिंग की। फॉर एग्जांपल आप एक काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपने सरमायाकारी करनी है, कॉर्पोरेट टैक्स पाकिस्तान में 29% है, 10% सुपर टैक्स है, 2% वर्कर वेलफेयर टैक्स है और 3-4% के ऊपर है, तो टोटल थ्रेश होल्ड 45% है। फिर इसके बाद मजीद टैक्सेशन है जो आप डिविडेंड के ऊपर देते हैं या जो आप
इसके अलावा दूसरी टैक्सेशन है दुनिया में। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पे जो है ना वो 49% टैक्स, हम उनसे भी आगे निकल गए हैं। सऊदीया में टैक्स, दुबई में टैक्स, इनको देख लें, इनके कॉर्पोरेट टैक्स देख लें, यूके में देख लें। तो टैक्सेशन जो है वो आपको, अगर मुल्क के अंदर लोगों का रवैया दुरुस्त करना है कि वो बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स 25% पे करना पड़ेगा, आपको सुपर टैक्स 10% ख़त्म करना पड़ेगा। अब इसके लिए एफबीआर अपने टारगेट्स को देखते हुए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, इसको अगर आप मज़ीद डेप्थ में चले जाएँ कि जनरल मुशर्रफ का दौर था, 99 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई तो 300 अरब रुपया इकट्ठा करते थे। जनरल मुशर्रफ आए 2008 में, वो गए तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 700 अरब रुपया हो गया। जरदारी साहब आए, इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो 850 अरब रुपया रेवेन्यू इकट्ठा होता था। 2013 में जब ये गए तो 1900 अरब रुपया था। जब नवाज शरीफ साहब गए 2018 के अंदर तो 3800 अरब था। अब इमरान खान गए तो 6000 अरब था, अब ये 12000 अरब है। तो एक्चुअली तो ये बहुत कम है, क्योंकि ये हम रुपए को डिवैल्यू करके रेवेन्यू इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से बना रहे हैं। हमें चाहिए कि मुल्क के जो फंडामेंटल्स हैं उनको दुरुस्त करें, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, रियल एस्टेट में लोगों को फैसिलिटेट करें। अब वन विंडो ऑपरेशन का मतलब है आपने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, आपके पास वासा वाला अलहदा आना शुरू हो जाता है, आपके पास फायर डिपार्टमेंट अलहदा आना शुरू हो जाता है, आपके पास सिविल डिफेंस अलहदा आ रहा है, आपके पास पीपा वाला अलहदा आ रहा है। ये सारे डिपार्टमेंट जब आते हैं तो जो शख्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये जो वन विंडो ऑपरेशन की कहानी है, ये आप सऊदी अरबिया में जाएँ, दुबई में जाएँ, तो वहाँ फैसिलिटेशन है, कवानीन के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है। तो आप एक इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको पता है मेरी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी क्या है। तो यहाँ पे आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको 10 साल तक पता ही नहीं चलता आपकी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप यही कहते हैं अब ये गवर्नमेंट आ गई, ये एमनेस्टी दे दे, ये गवर्नमेंट आ गई, इसके साथ सोर्सेज़ कर लें, ये गवर्नमेंट आ गई, ये नया टाइकून बन गया। इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। अब दुनिया में लोग आगे जा चुके हैं। हमारी इकॉनमी 1999 में 24वें नंबर पे थी, आज हम 29वें नंबर पे हैं। होना तो चाहिए था कि जो हमारी इकॉनमी है ये आज हम 10वें 12वें नंबर पे होते। वो हो भी सकते थे अगर रुपए को आप 100 रुपए पे ना करें डिवैल्यू मजीद, तो इस टाइम आपकी 800 अरब डॉलर की इकॉनमी होती जो 360 अरब डॉलर की है, तो आप 11-12 नंबर पे होते। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी, सिमत दुरुस्त करनी पड़ेगी और सबसे बढ़ के आपको सच बोलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। एक वन ऑफ द थिंग्स, आपने टैक्सेशन की बात की, तो हमारा भी ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद इन्वेस्टर्स एवरी डे। रोज़ाना डिस्कशंस हो रही हैं, रोज़ाना बातें हो रही हैं। मैंने एक बड़ा मज़े का ट्रेंड जो है ना नोट किया, वो ये किया है कि जी के आज से 1.5-2 साल पहले जब किसी इन्वेस्टर को या किसी बंदे को, आप बिज़नेसमैन को कहा जाता था ना, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर ऑनेस्टली पेइंग टैक्सेस बड़ा क्लीनली और ट्रांसपेरेंटली। अभी कुछ पिछले दिनों मेरी कुछ लोगों से बात हुई और वो लोग जो मैं जानता हूँ कि जो टैक्स पेयर्स थे और चीज़ें थी और अपना सारा पैसा वो व्हाइट डिक्लेयर करके यहाँ पे बैठे हुए थे, उनके अंदर मैंने ये ट्रेंड नोट किया कि अब खुश नहीं, और वो पहली दफा जो है वो इस मामले के ऊपर वो डिस्कस कर रहे हैं कि यार हमने टैक्स कैसे बचाना है, हमने अपने पैसे कैसे जो है वो डिक्लेयर नहीं करने, और हम कैसे जो है ये चीजों को पैसे बचा के ये जो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप विंडो इतनी बड़ी कर देते हैं, 45% की विंडो तक आप मतलब टैक्सेशन कर रहे हैं, रेंटल इनकम के ऊपर भी आपने टैक्सेशन लगा दी, ये चीजें कर दी, तो बेसिकली आप तो लोगों को ये बात खुद से बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट ना करो, और फिर आप ये भी कहते हैं जी कि यूएई में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी। यूएई में तो करेंगे ना, वहां पर टैक्स नहीं है। यू आप एक दफा डीएलडी आपने 4% दे दिया, उसके बाद आपको रेंटल इनकम आ रही है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। आप बिजनेस अगर उधर बना रहे हैं तो आपको कोई बिजनेस के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। आप ऐसा कोई मतलब मेरे अपने ख्याल के अंदर इज मच बेटर कि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें। आप एक ऐसी टैक्सेशन करें कि जिसके ऊपर आम बंदा भी तैयार हो टैक्स नेट में आने को। तो अब तो जो टैक्स नेट के अंदर है वो ये सोच रहे हैं कि हम बाहर कैसे निकले। बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि मुल्क के अंदर इस टाइम 5 मिलियन टैक्स पेयर है। अभी गवर्नमेंट ने कहा है 5.8 मिलियन है, 58 लाख है। 5 मिलियन टैक्स पेयर में जो मेरी पिछली मैंने रिसर्च की थी, इसमें 10 लाख के करीब कंपनीज हैं, 40 लाख के करीब इंडिविजुअल्स हैं। 40 लाख के इंडिविजुअल्स जो है वो आपको सैलरी के ऊपर इनसे टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। 25 लाख के करीब लोग हैं जिनकी 1 लाख रुपए से नीचे तनख्वाह है, आप उनसे 1250 रुपए, 2500 रुपए अब आप उनसे टैक्स ले रहे हैं। ये सारा टैक्स बनता है 70 अरब से ज़्यादा नहीं है। आपको जिनकी तनख्वाह लाख रुपए से नीचे है, आप बेस लाइन भी अगर रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी PMLN की गवर्नमेंट है, जब भी इनसे बात करें ये कहते हैं हमारा दौर बहुत अच्छा था, 2017 में 100 रुपए का या डॉलर था। आपका दौर नहीं है अभी, आप भी आप शामिल है ना कि मतलब एक आर्ग्यूमेंट है कि हमने ये किया, हमने वो किया, वेरी नाइस गुड। अब जब हमारा दौर अच्छा था 2017 में, तो डॉलर 100 रुपए का था, आज डॉलर 300 रुपए का है। तब 6 लाख रुपए के ऊपर आप एग्जेम्प्ट थे। टेक्निकली आज आपको 18 लाख रुपए पे एग्जेम्पशन देनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। लोगों को आपको रिलीफ देना चाहिए। अब इस रिलीफ को देने के लिए
आपको लोगों को ये बताना है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 अरब रुपया टैक्स लगाती है, तो एनएफसी अवार्ड और ये सारी चीज़ों के बाद अगर गवर्नमेंट को 40 अरब रुपए चाहिए तो वो 100 अरब रुपया टैक्स लगाएगी, क्योंकि फिर उसे 40 बिलियन मिलेंगे। हम सब पे बर्डन बढ़ता है। अगर गवर्नमेंट 100 अरब का भी टैक्स लगाती है तो मैं ये कहता हूँ कि आप 200 अरब रुपए का लगाएँ। लेकिन जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट का हुजम है, उसको भी 200 अरब कम करें। लोगों को ताकि एहसास हो कि जो ऑस्टेरिटी है या जो मेजर्स हैं ये मुश्तरका है। चलें आपसे अब ये सवाल करते हैं बिकॉज़ मैं तो आंसर कर ही रहा होता लोगों को। ब्लॉक एंड हमारा जो सारा ताल्लुक और वो है वो सारा रियल एस्टेट रिलेटेड एंड यू आर आल्सो वेरी मच इनटू रियल एस्टेट। रीट्स आपने मेरा ख्याल है रीट वाज़ द फर्स्ट यू आर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग दैट आइडिया और उसको आपने काफ़ी हद तक एसएससीबी के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया एंड आपकी अपनी एक रीट कंपनी भी है। मेरा सवाल ये है कि जी के वेरी सिंपल एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन आंसरिंग बट आई वांट योर इनपुट एज़ वेल कि हाउ डू यू सी रियल एस्टेट सेक्टर इन पाकिस्तान इन द कमिंग डेज़? क्योंकि आज ये मेरी जो बात हो रही थी वो बेचारे लोग बड़े परेशान थे बहरिया टाउन को लेके। इट्स एन इन्वेस्टमेंट डिस्कशन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन। यही अनसर्टेनिटी है कि जनाब जब आप सिस्टम्स को डिरेल करते हैं, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक डर है। बिकॉज़ अगर लोगों को ये फ़ील होगा, चाहे रूल ऑफ लॉ एग्ज़िस्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन अगर लोगों की ये सेंटिमेंट ये बिल्ड हो रहा है कि जी कि देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वी आर नॉट प्रोटेक्टेड इन दिस कंट्री, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे ना साकिब भाई? एक जो आप बात कर रहे हैं बैरियर टाउन की या पाकिस्तान में रियल एस्टेट की, क्योंकि हमने अभी दुबई की भी बात की है। रियल एस्टेट सेक्टर दुबई के अंदर रेगुलेटेड है, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर रेगुलेटेड नहीं है। नो रेगुलेशन, जस्ट स्पेकुलेशन, ये अफवाह पे चलता है। सेंटिमेंट बेस्ड है ना अब ये इशू ये है कि जो लोग प्रॉपर्टियां बनाते थे, प्लॉट बेचते थे, सोसाइटीज बनाते थे, उनके पास 40 प्लॉट है या 400 प्लॉट है, उन्होंने 4000 लोगों को बेच दिए। यहाँ पे जो सबसे बड़े नाम है जो आपने लिया है, बैरियर टाउन है, डीएचए है, बड़े बड़े लोग हैं। मैंने खुद 2008 में फेज 8 में प्लॉट लिया था, मुझे 2022 में कब्जा मिला है। अब आप फ्लैट बनाते हैं, दुबई में भी फ्लैट बनाते हैं, दुनिया में कहीं प्लॉट इस तरह नहीं बिकते जिस तरह पाकिस्तान में बिकते हैं। आपके पास 400 फ्लैट है, आप 40,000 बंदे को नहीं बेच सकते, आपने 400 को ही बेचने हैं, आपकी इन्वेंट्री 400 है। इसी तरह जब लैंड डेवलपमेंट, लैंड एक्विजिशन में 400 अगर आपके पास प्लॉट है, तो आप 400 से ज्यादा फाइलें, एफिडेविट, ये सट्टा नहीं खेल सकते। तो नंबर एक, इसको तो कर्टेल करने की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन चूंकि जो लोग हुकूमत में होते हैं, जिनके साहिब इख्तियार होते हैं या अरबाब इख्तियार में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, कल नहीं आनी, वो ये काम करते रहते हैं। तो कौन है सर इख्तियार में पाकिस्तान में? पाकिस्तान में देखें ना, आपके सामने रियल एस्टेट टाइकून हैं। अगर आप उस तरफ लेके जाएंगे पॉलिटिकल डिस्कशन में, तो आपके सामने लोगों ने 5 कैरेट की हीरे की अंगूठियां और यूनिवर्सिटी की जमीनें भी मांगी, ट्रस्ट भी बनाए जाली किस्म के। आपके सामने लोगों ने रिंग रोड के आसपास जमीनें भी बेचनी शुरू की और खरीदनी शुरू की। आपके सामने आशियाना का स्कैंडल भी आया, आपके सामने कराची में मलीर के ऊपर स्कैंडल आया, आपके सामने कराची सुपर हाईवे पे स्कैंडल आया। एक अलग स्कैंडल तो नहीं, ये सब पूरी दुनिया में है नहीं लेकिन ऐसा नहीं है। स्कैंडल पूरी दुनिया में ऐसा स्कैंडल आप इस मेगा लेवल के ऊपर, मेगा लेवल के ऊपर, इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी इक्विटी, इतनी ज्यादा इक्विटी मार्केट है। यहाँ पे दुबई से लोग आते हैं, दमाग से और अमार से, और कहते हैं आपको हम गाड़ी देंगे दुबई में। सब देखिए गुजारिश ये है साकिब भाई कैपिटल मार्केट अमेरिका ने भी सारा नहीं खोली है। लेकिन देखिए ना साकिब, गुजारिश ये है कि जी कि मैं दुबई का रेजिडेंट भी हूँ। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि करप्शन दुबई में भी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ हद तक, यानी स्पीड मनी कह लें आप उसको किसी सेंस में, लेकिन सिस्टम बना लिए गए। हमारा मसला क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू गो फ्रॉम दिस एयरपोर्ट, तो मुझे जो है वो किसी बंदे को, रेदर देन के जी के गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए कि जो बंदा पैसे देकर फास्ट लेन लेना चाहता है वो फास्ट लेन ले और वो पैसा गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को जाए। उसकी बजाय सिस्टम क्या है कि उधर लोगों को 5-10 हज़ार रुपया दें और आप जो है वो 10,000 रुपये सीए या जो भी लोग अंदर है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और आप उसको कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि जी कि दुबई के अंदर हर चीज को उन्होंने एक सिस्टम के तहत जो है फास्ट स्पीड मनी को लीगलाइज कर दिया। हम यहाँ पे उसको लीगलाइज नहीं करना चाहते और उसके पीछे जो है सर, दिस इज नॉट समथिंग जो हम जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो पैसा जो है वो रिश्वत की सूरत में चाहिए। नहीं, असल में दो तीन चीजें हैं। फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर है, आप डिबेट को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर पे है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिस्टम क्यों नहीं चलता। हमारे पास भी कवानीन है, लाहौर में एलडीए में बन गया, कराची डीए बन गया, पटवारी इन्वॉल्व है ना, नहीं, एक पटवारी इन्वॉल्व है, मैं पटवारी सिस्टम क्यों बनने देगा आप? आप मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ, चूंकि आपने हर सिस्टम में डिस्क्रेशन
डिस्क्रेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। सेक्शन 17 का अफसर ये कर सकता है, तो ये पटवारी ये कर सकता है, तहसीलदार का इख्तियार है, एसी का है, रेवेन्यू का है, मतलब ये चीज़ें आउटडेटेड है। तो एक तो इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना कोई बड़ा काम नहीं। दुबई में रीरा बन गई, यूके में सिटी कौंसिल के कवानीन हैं, और मुल्कों के अंदर आप चले जाएँ, इंडिया ने बना ली। ये सारी इंडस्ट्री को आप एक रेगुलेशन में लेके आते हैं। आप एक डेवलपर हैं या आप एक लैंड एक्विजिशन वाले हैं, आपके पास 30% पैसे नहीं है, 25% पैसे नहीं है, आप एस्क्रो अकाउंट में नहीं रखते, आप काम नहीं कर सकते। ये थंब रूल है। आपके पास अगर 1 अरब रुपया नहीं है, तो आप 6 अरब रुपए का कारोबार नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में 10 करोड़ के साथ 25 अरब रुपए का कारोबार कर रहे हैं। अब ये तो 10 करोड़ के साथ 25 अरब का कारोबार कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं जी ये बैरिया टाउन है। अभी बैरिया टाउन की क्या स्टोरी है? उनके ये 400-500 डीलर हैं, वो आपको प्लॉट बेच देंगे और आप खरीद लेंगे, इन्वेस्टर ले लेगा। जब एंड यूजर आएगा वो रोना शुरू कर देगा, प्लॉट की कीमत आर्टिफिशियली ऊपर जा रही है। बैरिया टाउन नहीं, बाकी सब ये काम कर रहे हैं। को आप जब कर्टेल नहीं करेंगे, क्योंकि एंड में जो इन्वेस्टर है वो तो पैसा बना गया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मिडल मैन का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, व्यापारी का, मिडल मैन का, ट्रेडर का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। एंड वाले का प्रॉफिट तो 10 से 15% ही। आप अपना अपना फ्लैट बनाने के बाद, सारे टैक्सेशन के बाद निकल के देख लें अगर रुपये पे रुपया मैच होता है या नहीं होता। पहले नंबर पे तो सिस्टम जो आपने बनाया उसमें से डिस्क्रेशन खत्म करें, वो सबके लिए सेम होना चाहिए। एग्जेम्पशन, डिस्क्रेशन, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो। दुबई में क्यों लोग काम करते हैं, गैर यकीनी नहीं है। सिस्टम स्ट्रेट है, ये सेट ऑफ रूल्स है, पूरे करें, आप सर्कल के अंदर है। इधर आप सेट ऑफ रूल भी हैं, जब आपकी शक्ल देखते हैं सेट ऑफ रूल चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट बदलती है, सेट ऑफ रूल चेंज हो जाता है। एफिलिएशन होती है, सेट ऑफ रूल चेंज हो जाता है। तो आप हर दफा कवानीन और रूल को क्यों चेंज करते हैं? अब तो आप आईनी अमेंडमेंट भी जो है वो लोगों के साथ आप बदल ही आते हैं। दुनिया में अमेरिका ने अपना आइन जो है वो 27 दफा बदला है, तो हमारा आइन जो है, मेरा ख्याल पार्लियामेंट आजकल मिलती ही उस वक्त है जब उसने आइन की अमेंडमेंट करनी हो। तो नीचे से लेके ऊपर तक हमें बहुत शौक है प्रोटोकॉल का, हमें बहुत शौक है खास नजर आने का, हमें बहुत शौक है एग्जेम्पशंस लेने का, हमें बहुत शौक है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लेने का। तो ये कॉम में से ये चीजें निकलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन टू ट्रुथ, हार्ड वर्क, सच बोलना, मेहनत करने के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए ना। देखे, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगा। ऑल तो बड़ी अच्छी बात है कि जनाब आप जो लोगों को और जिनको सजा नहीं मिल रही और उनको बहुत सारे कुछ मुकाबले हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और वहां पर वो लोग होंगे, क्रिमिनल्स होंगे, हम एग्री भी करते हैं, उनके साथ ही होना चाहिए। लेकिन फिर लॉ किधर गया सर? तालतें किधर गई? कानून किधर गया? जो हमारा मेन टॉपिक है आज का कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स नो फियर। मैंने आपसे यही बात अर्ज की कि लोगों में खौफ है। अब मैंने फॉर एग्जांपल, आपने बड़ी अच्छी बात की इस पॉइंट को ले, मैंने इन मुकाबलों के ऊपर कॉलम लिखा, मैंने उसकी बहुत ज्यादा लोगों से तनकीद सुनी, अपनी फैमिली में सुनी, बाहर लोगों से सुनी, पार्टी के लेवल पे सुनी। प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल था सियालकोट में, उसने एक लड़की से शादी की, के घर में गया, उसके बाद उसे अपनी बीवी की बहन पसंद आ गई, उसने कहा मैंने इससे भी शादी करनी है। बीवी नहीं मानी, उसने बीवी को भी गोली मार दी और अपनी सास को भी गोली मार दी। अब वो जेल में था। जेल में जब वो पेशी में जाता था और टिकटॉक बना के जाता था, और उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमात थे। अब सीसीडी ने पुलिस मुकाबले में उसे मार दिया, या वो मर गया, या जो भी स्टोरी है कि साथियों भी गोली से मर गया। ये पूरे सियालकोट में लोग बहुत खुश हैं। आप लाहौर में 100 लोगों में से पूछें पुलिस मुकाबले ठीक हो रहे हैं, लोग कहते हैं ठीक हो रहे हैं। आपको मिसाल दूं, मैं आपको फिलीपीन की मिसाल दूं, मैं आपको इंडिया की मिसाल दूं, मैं आपको आयरलैंड की मिसाल दूं, मैं आपको सऊदी अरेबिया की मिसाल दूं, आप कहेंगे इन मिसालों को साइड पे रखें। हमें तो वो सूट करता है क्योंकि लड़की को छेड़ा उसने, वालिद जो है, या उसने गलत काम किया, वो थाने में गया, थानेदार ने उसको ही जलील करना शुरू कर देना है, थाने ने, वो अदालतों में पेशियों में जाएगा। तो अब ये जो शलवार में गोली चल गई और ये हाथों में गोली चल गई और ये साथियों की गोली से मर गए, तो पीपल आर वेरी हैप्पी। पहले तो लोगों को भी अपना इलाज करना चाहिए कि आया हमारा दिमागी तवाज़ुन ठीक है, इस तरह के कामों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ये काम सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना। हाँ, तो जब आप ये काम सपोर्ट करेंगे, हो सकता है 4000 बंदे जो मारे गए हैं या मारे जाएंगे, उनमें से 25-30 जो है वो इनोसेंट भी तो लाजमी आएंगे। सिस्टम में इस तरह होता है, एरर, मार्जिन ऑफ एरर भी होता है, बिग एरर भी होता है, नो मैटर हाउ डिलिबरेटली यू आर डूइंग दैट। लेकिन जब पूरी कौम ब्लैंकेट कवर दे रही है, क्योंकि वो सोचते हैं अदलिया पे हमारा एतमाद नहीं, अदालतें फैसला नहीं करती, पुलिस की प्रोसिक्यूशन पे भी एतमाद नहीं, प्रोसिक्यूट सही नहीं करते, तो इन चीजों को किसने दुरुस्त करना है? जो अवाम के वोट लेके आते हैं, इनको दुरुस्त करें। अब ये हमारे थाना और कचहरी के मसाइल, तो बचपन में मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ना शुरू किया था, लोगों के ये मसाइल थे, आज भी लोगों के यही मसाइल हैं। अब ये लाहौर में अदालत है, उसे आग लग गई है, एलडीए के अंदर सिविल अदालत है। अब जिससे पूछो वो कह रहा है तारीख मिल रही है, अदालत सड़ गई है। अच्छा, अदालत का कोई अहलकार नहीं सड़ा उसके अंदर, वो भी सड़ जाते साथ, रिकॉर्ड भी सड़ गया, अदालत भी सड़ गई, वो नहीं सड़े, उन्हें भी सड़ जाना चाहिए था। पीपल आर वेरी हैप्पी विद दीज थिंग्स, दिस इज द अल्टीमेट
You know, this is ultimate nonsense or this is the ultimate truth or no matter how you call it. यहाँ तीफी बट गया, पता नहीं गोगी बट गया, कौन क्या काम क्या थे लाहौर में, क्या काम थे? ये हमारी दुश्मनी थी। आपकी दुश्मनी है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, हमारे इलाके में भी दुश्मनी है। वाले साहब जलसा कर रहे, एक वो खड़ा है, किधर खड़ा है, वो गोलियां फदा में चला रहा है, 4000 गोली उसने चला दी, 4000 उसने चला दी। भाई सामने एक दूसरे को मार के मर जाओ, मसला हल कर लो। अगर इस तरह ही करना है तुमने। दिखावा ज्यादा है, नक्शेबाजी ज्यादा है, गाड़ियों के पीछे डाले जा रहे हैं, उनके अंदर फोर्स जा रही है, वो प्राइवेट फोर्स है, लोगों को तंग कर रहे हैं, हर बंदा बदमाश बना हुआ है। तो आप लंदन में जाएं, दुबई में जाएं, अपनी गाड़ी भी खुद चलाते हैं, यहाँ से बड़े बड़े वजीर भी जाएं, जनरल्स भी जाएं, जज भी जाएं, वहां पे लाइन में लग के चीजें भी देते हैं, एयरपोर्ट पे भी लाइन में लगे होते हैं। इधर आ जाए तो इधर हर एक को पीछे हटो बचो, छोड़ना नहीं किसी को। 25 बंदों से ज्यादा आप काउंट कर लें किसी लीडरशिप के आसपास, 25 से ज्यादा लोग नहीं होते। धक्के मार रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, प्रोटोकॉल जा रहा है, हाथ में बैग पकड़े हुए हैं, वॉकी टॉकी पकड़े हुए हैं, साहब आगे भागना शुरू कर देते हैं। करना क्या है? जो करना है कर लो आराम से। लोग भी तमीज सीखेंगे, लीडरशिप अगर आ रही थोड़ी सी स्पेस दे दे, वो आराम से चला जाए। इमरान खान जाते थे, कंटेनर के ऊपर से लोग गिरते थे। आपके अब इससे लीडरशिप भी अवाम से दूर होती गई। अब वो लोगों को मिलना ही नहीं पसंद करते। अवाम के साथ किस लीडर का राब्ता है? आपने कोई जलसा देखा है? अब हर एक ने पॉडकास्ट शुरू कर दिया है, वो कहते हैं हमने खिताब कर दिया है। प्रेस भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, अब प्रेस से भी आप नहीं मिलना चाहते, टीवी पे भी आप नहीं आना चाहते। तो जब आप इस सेग्रीगेशन के माहौल में जा रहे हैं और सारे से इंडोर्स भी कर रहे हैं, आप घर में देख लें, लोग खाना खा रहे हैं, टेबल पे सारे मोबाइल फोन लेके बैठे हुए हैं। आप दोस्तों के साथ बाहर चले जाएं, टेबल पे मोबाइल फोन लेके बैठे हुए हैं। तो ये जब चीजें हो रही हैं, अब इस ये न्यू नॉर्मल है। अब आपको अपनी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज इनको इनलाइन रख के बनानी है। हाँ, तो वो अब मैं मतलब जो हमारा पॉइंट है कि जहाँ देखिए आपका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, राइट? एंड यू बिलोंग टू अ actually not just a small political background but a huge one. So where do you see the problem? I mean, मैं politics में नहीं हूँ involved within the parties. पार्टी की मैं नहीं बात करूंगा, पाकिस्तान की मैं बात करूंगा। इन जनरली दो से ज्यादा की सारी पार्टी दो प्रॉब्लम है इस पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल, एक लोग सच नहीं बोलते या झूठ बहुत बोलते हैं, पॉलिसी बनाते झूठ बोलते हैं, अमेंडमेंट करते झूठ बोलते हैं। हमें कहते हैं 8वीं तरमीम हो गई, इसके बाद सब खैर है, 18वीं तरमीम हो गई, सब खैर है, 26वीं हो गई, सब खैर है, अब 27वीं होगी, सब खैर है, इसके बाद 28वीं की वो मिठाई बांट रहे हैं कि 28वीं भी होनी है। एक तो लोगों से सच बोले, आपके पास क्या रेवेन्यू आ रहा है, आपके क्या अखराजात हैं। अभी देखें ना, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने अकाउंट जो है वो करेक्टली डिस्क्लोज करे, कितने अकाउंट हैं, पैसे किधर है, बल्दियाती गवर्नमेंट के गवर्नमेंट पैसे दे रही, वो किधर है, वो एक सेपरेट अकाउंट में रखे हुए उसका इंटरेस्ट लेके खा रहे हैं। पहले नंबर पे आप सच बोले अवाम से, क्योंकि आप अवाम के नाम पे हुकूमत करें, और अवाम भी सच बोले, वो भी कहे कि मैंने आपको अपना अमीर बनाया या एमएनए बनाया या सेनेटर बनाया या आपको मैंने अपना काउंसलर बनाया या मेरे आप लीडर हैं। तो लीडर जवाब दे है अवाम को, तो अवाम भी उनसे पूछे। अवाम ने कभी पूछा ही नहीं। वो उनका गिला होता है कि अवाम हमारे लिए निकलते नहीं, हम जेलों में जाते हैं। इनका गिला होता है कि हम हमारे लिए क्या किया है, हम इनसे क्या पूछे। एक तो सच बोलने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है कानून की हुक्मरानी। ये मुल्क दो चीजों में दुरुस्त हो जाता है, अपने आप को कानून के ताबे कर लें। जो लोग कानून में एक्सटेंशन मांगते हैं, एग्जेम्पशन मांगते हैं, उनमें खौफ होता है। एग्जेम्पशन और एक्सटेंशन आपको मांगनी नहीं पड़ती अगर आपने अवाम की खिदमत करनी है। अगर आपने अवाम की खिदमत करनी है, आपको किस चीज ने रोका है? अगर आप नहीं कर सकते, अगेन थैंक यू वेरी मच, आई कैन नॉट सर्व यू, थैंक यू वेरी मच, मुझे इजाजत दें, आई एम रिटायर्ड। मैं पोलैंड गया हूँ, 98% जो उनकी सीईओ और टॉप एंड लीडरशिप है वो अंडर द एज ऑफ 45 ईयर है। पाकिस्तान में 80 साल तक एक्सटेंशन मिलती है। सीएसएस का इम्तिहान देना है, 30 साल से 35 साल की एग्जेम्पशन नहीं मिलती कि तुम बूढ़े हो गए हो। और जब वो 35 साल कौम की खिदमत करता है, उसे कहते हैं हाँ आओ, तुम्हें हम लापता अफराद के कमीशन का चेयरमैन लगा दें, आओ हम तुम्हें नैब का चेयरमैन लगा दें। और वो 85 ईयर ओल्ड है, पता नहीं कितनी तनख्वाहें ले रहा है, को खुदा का खौफ करो, कितनी पेंशन ले रहा है, करता क्या है। खवातीन को वो कहता है हरासमेंट करता है। ये इसमें, और वो जो अमेरिका में क्या है, आइंस्टाइन के क्या वो जो बिल्कुल नहीं, वो आजकल तो चक्कर चला हुआ है, कंस्ट्रेन के क्या नाम है? वो जो एप्स्टीन का ये जावेद इकबाल अगर एप्स्टीन है वहाँ पाकिस्तान का, कि मैं आपको चूम चूम के मनाऊंगा, इन तरह के लोगों का क्या हशर होना चाहिए। अदालतें भी नोटिस नहीं लेती। आपके सामने कितने लोग कत्ल हुए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। एक ही लाइन है, साथी आए, निशानदेही करने लगे, साथियों ने फायरिंग की, साथियों की फायर से हलाक हो गया। लॉ मिनिस्टर भी नौकरी कर रहा है, लॉ मिनिस्टर भी तनख्वाह ले रहा है, होम सेक्रेटरी भी तनख्वाह ले रहा है, चीफ जस्टिस भी तनख्वाह ले रहा है। किसी ने पूछा आपको और मुझे यहाँ पे बैठे हुए इस बात से पता चल रहा है कि जी के पाकिस्तान के अंदर जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं नहीं होगा, लोगों
नहीं होगा। कॉन्फिडेंस ऑन पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान या बिजनेसेस वो नहीं होगा। हो अगर ही नहीं सकता। किसी बंदे को अपने इन्वेस्टमेंट का डर है कि मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे से बड़ा मगरमच्छ खा जाएगा या मेरे से छीन सकता है, तो वो पाकिस्तान में अपना सरमाया क्यों लेकर आएगा, या पाकिस्तान के अंदर अगर उसके पास सरमाया है तो वो सरमायाकारी क्यों करेगा। ये बहुत बड़ा मसला है और इसके पीछे हम मुल्क के जितने मर्जी हालात ठीक कर लें, हम इस मुल्क के अंदर जो है वो जो मर्जी लोन्स ले आए, पैसे ले आए, चीजें कर लें, लेकिन ये मुल्क तभी चल सकता है कि जब यहाँ के मुल्क का आम शख्स, आम सरमायाकार, आम बिजनेसमैन, आम कारोबारी, आम काश्तकार और आम स्टूडेंट जो है, हर बंदा जो है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के लिए काम करे। ये पूरी एक गाड़ी और ये पूरा सिस्टम है। तो मेरे ख्याल के अंदर जब तक हमें ये खौफ की फिजा हम ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम जो है ये डर का माहौल ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम रूल ऑफ लॉ जो है साकिब दोबारा नहीं लाएंगे, मुल्क के अंदर लोगों का डर, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर्स हो, लोग इस मुल्क में सरमायाकारी से डरते रहेंगे और जब तक वो डरते रहेंगे इस मुल्क को सर आगे जाने से जाना आप बिल्कुल दुरुस्त पॉसिबल नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 20 साल में या पिछले 10 साल में आप पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, इनके बाहर के मुल्क के टूर देख लें। कोई जापान जा रहा है, कोई बरतानिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। इवन जनरल मुशर्रफ ने तो अपनी बुक का जो इफ्तिताह था वो ब्राज़ील में किया, जहाँ हमारी एम्बेसी भी पता नहीं है कि नहीं है। इन मुल्कों में जहाँ-जहाँ ये गए हैं, इनकी टिकटें, जहाज़ों का खर्चा देख लें, उतनी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। अब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट तो तब आए जब आपका लोकल इन्वेस्टर मुल्क के अंदर सरमायाकारी करे, इन्वेस्टमेंट करे। मैं सऊदी अरेबिया में, गल्फ़ में लोगों को एडवाइस करता हूँ, किसी को नहीं कहना पड़ता, आएँ हमारे हालात बड़े अच्छे हैं, मोहम्मद बिन सलमान या मोहम्मद बिन ज़ायद आपको विज़िट करेंगे, अपनी पूरी काबीना के साथ आएँगे, आप आएँ बाबू, लोग खुद जा रहे हैं इन्वेस्ट करने। दुबई में क्या है, सरा है, ईंटें हैं, $45 बिलियन सरमायाकारी हुई है। सऊदीया में 35 अरब डॉलर सरमायाकारी हुई है। ये साथ इंडिया है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, $84 बिलियन सरमायाकारी हुई है। चाइना है, हिमालय से ऊंची दोस्ती वाला हमारा, $130 अरब की सरमायाकारी हुई है। पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी हुई, बावजूद SIFC भी बना ली, 1.9 अरब। ये कौन सी सरमायाकारी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे जो है वो आए हैं या गए हैं? ज़मीन के ऊपर कौन सी सरमायाकारी है? चाइना हमसे सरमायाकारी करता है, हम उन्हें मार-मार के भगा देते हैं। हमारे साथ जो मुल्क आता है सरमायाकारी करने, उसका ऐसा हशर करते हैं, ऐसा हशर करते हैं कि वो आने को तैयार नहीं है। अमन लेके आए मुल्क में, ये आफ़ियत मुल्क के अंदर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जब आप उन्होंने खाना काबा के पास अपने बच्चे और बीवी को छोड़ा कि रब्बी जअल हाज़ा बलदा आमना, ए अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक की और बाकी दुआएं मांगी थी। इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, इस मुल्क में सच बोला जाए, इसमें अवाम की खिदमत की जाए। अगर आप ये काम करेंगे तो बिल्कुल पाकिस्तान से कम मुल्क भी थे जो आगे निकल गए हैं, पाकिस्तान से बड़े मुल्क भी थे जो कोलैप्स हो गए हैं। इन चीज़ों को आप सामने रखें तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में इधर बच्चे भी हैं, हम सारे बाहर भाग जाएँ यहाँ से। इस मुल्क में आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, 4 महीने आपकी आप इनकी तालीम पे देख लें कि यहाँ पे 6 महीने स्कूल बंद रहते हैं और 6 महीने की फीसें भी देते हैं। 3 करोड़ बच्चा स्कूल जा नहीं रहा और जो स्कूल जा रहे हैं वो 6 महीने जाते ही नहीं है। बिजली बंद हो गई है, सर्दी पड़ गई है ज़्यादा, उर्स हो गया है, TLP का धरना है। दुनिया में स्कूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। स्कूल जो है वो फीस चार्ज करते हैं, ये बच्चों की हमने फीस AC गाड़ी में स्कूल में लगा दी है। अब हमने ह्यूमिडिफायर लगा दिए हैं। अगले साल फिर उसको फीस में ले लेते हैं। उनका खर्च ही नहीं पूरा होता। थैंक यू वेरी मच साकिब। मैं आपको ये है कि दिस इज़ नॉट द लास्ट नॉट द लास्ट टाइम। राइट। सो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा और आपका जो ये डिस्कशन है, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है चलती रहेगी और आई थिंक व्यूअर्स विल लव दिस डिस्कशन एंड मेरा जो पॉइंट है एंड आई होप गाइस यू हैव आल्सो एंजॉयड दिस। साकिब विल रिमेन आवर गेस्ट, नॉट एक्चुअली ही इज लाइक मोर लाइक अ को-होस्ट नाउ विद मी, और हम इधर बैठ के जो है वो डिस्कशन करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, इंटरनेशनली एंड नेशनल जितने भी हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं। एंड होपफुली आई थिंक यू guys will get a new insight into all these things. Thank you very much, Saqib.